एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है कोलाइडी अवस्था, कोलाइडल स्टेट। हम लोगों ने मिश्रण के बारे में पढ़ा हुआ है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी का तात्पर्य है जहां मिश्रण में एक ही प्रावस्था दृष्टिगोचर होती हो, और जहां दो भिन्न भिन्न प्रावस्थाएं दृष्टिगोचर होती हैं उसको हम कहते हैं विसमांगी। तो समांगी का उदाहरण है वास्तविक विलयन, और विसमांगी को हम कहते हैं निलंबन। अब ये कोलाइडी अवस्था क्या है? कोलाइडी अवस्था एक माध्यमिक अवस्था है जिसमें विलेय पदार्थ के कणों का आकार वास्तविक विलयनों से बड़ा परंतु निलंबन के कणों से छोटा होता है। प्रायोगिक प्रमाणों के आधार पर यह देखा गया है कि वास्तविक विलयन में जो विलेय पदार्थ के कण हैं उनका आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, और जो निलंबन के कण हैं, निलंबन के कण 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। तो 100 नैनोमीटर से बड़े हो गए निलंबन के कण, 1 नैनोमीटर से छोटे हो गए वास्तविक विलयन के कण। ये जो 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच की अवस्था है, इसी को हम कहते हैं कोलाइडी अवस्था। अर्थात कोलाइडी विलयनों के कणों का आकार 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के मध्य होता है। तो इस प्रकार कोलाइडी विलयन एक माध्यमिक अवस्था है जिसमें विलेय पदार्थ के कणों का आकार वास्तविक विलयनों से बड़ा परंतु निलंबन के कणों से छोटा होता है। अब हमें पता है कि वास्तविक विलयन समांगी तंत्र होता है और निलंबन विसमांगी तंत्र होता है। तो ये कोलाइडी अवस्था को हम क्या मानेंगे, समांगी या विसमांगी? तो साधारण आंखों से देखने पर कोलाइडी विलयन एक समांगी विलयन दिखाई देता है, लेकिन जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो उसमें कोलाइडों की दो अलग अलग प्रावस्थाएं हमको दृष्टिगोचर होती हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कोलाइडों की प्रावस्थाएं। तो कोलाइडी विलयन की दो प्रावस्थाएं होती हैं। पहला है परिक्षेपण माध्यम। यह विलायक माध्यम की प्रावस्था होती है जिसमें विलेय पदार्थ के कण, कोलाइडी कण परिक्षिप्त अवस्था होते हैं, वितरित होते हैं। दूसरा है परिक्षिप्त प्रावस्था। ये कोलाइडी कणों की प्रावस्था है जो परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहते हैं, चारों तरफ वितरित रहते हैं। तो इस प्रकार कोलाइडी विलयन एक विसमांगी तंत्र है जिसकी दो प्रावस्थाएं होती हैं, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था। अब हम लोग कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण देखेंगे। कोलाइडी विलयनों को दो अलग अलग आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पहला वर्गीकरण है परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, और दूसरा है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। हम लोगों ने विलयन में वास्तविक विलयनों का वर्गीकरण किया था। वहां कुल 9 प्रकार के विलयन थे। जहां विलायक गैस है तो गैस में गैस का विलयन, गैस में द्रव का विलयन, गैस में ठोस का विलयन, और इसी प्रकार फिर द्रव में भी ये तीनों रूप, द्रव में गैस, द्रव में द्रव, द्रव में ठोस, और अंत में हमने देखा था ठोस में गैस, ठोस में द्रव और ठोस में ठोस। तो ऐसे 9 प्रकार के कॉम्बिनेशन थे वास्तविक विलयनों के, विलायक और विलेय के। अब यहां पर जो पहला हमने देखा गैस में गैस का विलयन, इसको माइनस कर दीजिए। गैस में गैस का कोलाइडी विलयन नहीं बनता है। बाकी जो 8 हैं एज इट इज जैसा हम लोगों ने विलयन में पढ़ा था वही कॉम्बिनेशन है। बस यहां पर विलायक को हम क्या कहेंगे, परिक्षेपण माध्यम, और विलेय को कहेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था। तो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयनों को हम 8 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला, जहां परिक्षेपण माध्यम
गैस होगा तो गैस में द्रव का कोलाइडी विलयन। अब यहां हर कोलाइडी विलयन को, कोलाइडी तंत्र को एक नाम दिया गया है। जैसे गैस में द्रव का कोलाइडी विलयन, तो इसको कहते हैं द्रव एरोसॉल, और इसका उदाहरण है कोहरा, बादल, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। दूसरा है गैस में ठोस का कोलाइडी विलयन, इसको हम कहते हैं ठोस एरोसॉल, और इसका जो सबसे सामान्य उदाहरण है वो है धुआं। धुआं में कार्बन के छोटे छोटे कोलाइडी आकार के कण वायु में वितरित रहते हैं, हवा में वितरित रहते हैं। तो इस प्रकार जो धुआं है वो हवा में कार्बन कणों का कोलाइडी विलयन है, और ये ठोस एरोसॉल का उदाहरण है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जहां परिक्षेपण माध्यम द्रव अवस्था में होगी। तो द्रव में गैस, द्रव में द्रव और द्रव में ठोस, ये तीनों कॉम्बिनेशन रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्रव में गैस। यहां जो कोलाइडी तंत्र है इसको हम फेन कहते हैं, झाग, फोम, ये इसको नाम दिया गया है। और इसका सबसे सिंपल उदाहरण है साबुन का झाग। साबुन का जो झाग है वास्तव में द्रव में हवा की घुल जाती है, तो वो जो तंत्र है वो द्रव में गैस का कोलाइडी तंत्र हुआ, और ये झाग कहलाता है। नेक्स्ट है द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन, दो द्रवों का कोलाइडी विलयन। यहां कोलाइडी तंत्र को हम कहते हैं पायस, इमल्सन। तो पायस दो द्रवों का कोलाइडी विलयन होता है, और इसका जो सबसे सामान्य उदाहरण है यह है दूध। वैसे आप लोगों ने देखा होगा दीपावली के समय हम लोग पेंट लेने जाते हैं तो वहां जो इमल्सन मिलता है, ट्रैक्टर इमल्सन, तो इमल्सन मतलब पायस, तो वो भी पायस का उदाहरण है। मक्खन भी पायस का उदाहरण है। तो दूध हुआ, मक्खन हुआ, ये सब पायस के उदाहरण है। और सीधे सीधे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में ये पूछा गया है कई बार कि दूध किसका उदाहरण है, मक्खन किसका उदाहरण है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द्रव में ठोस का कोलाइडी विलयन। तो द्रव में ठोस के कोलाइडी विलयन के कई उदाहरण हैं। बहुत सारे ऐसी दवाइयां हैं जो हमें सॉल के रूप में होती हैं। इसको कोलाइडी तंत्र को सॉल कहा जाता है। जहां द्रव में ठोस घुला हुआ है सॉल कहलाता है। और सॉल के नाम से कई मेडिसिन आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर में, जैसे सल्फर सॉल हुआ, गोल्ड सॉल हुआ। तो ये सब द्रव में ठोस के कोलाइडी विलयन है, जहां परिक्षेपण माध्यम द्रव है और परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस है। तो इस प्रकार जहां परिक्षेपण माध्यम द्रव हुआ उसके तीन कॉम्बिनेशन हो गए, द्रव में गैस, द्रव में द्रव और द्रव में ठोस, और सभी कोलाइडी तंत्र को एक विशिष्ट नाम दिया गया है। अंत में हम लोग देखेंगे जहां परिक्षेपण माध्यम ठोस हुआ, और ठोस में द्रव, ठोस में गैस, ठोस में द्रव और ठोस में ठोस, ये तीनों कॉम्बिनेशन होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ठोस में गैस का कोलाइडी विलयन। यहां कोलाइडी तंत्र को कहा जाता है ठोस फेन, सॉलिड फोम, और इसका उदाहरण हमने लिखा हुआ है झावा पत्थर। ये जो सूखा हुआ समुद्री झाग है, समुद्र के किनारे झाग जब सूख जाता है तो पत्थर का रूप ले लेता है, उसी को हम कहते हैं झावा पत्थर। तो सूखा हुआ समुद्री झाग है ठोस में गैस का उदाहरण, अर्थात ठोस फेन का उदाहरण, सॉलिड फोम का उदाहरण। नेक्स्ट है ठोस में द्रव का कोलाइडी विलयन, जहां परिक्षेपण माध्यम ठोस होगा और परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव होगी। इसको एक नाम दिया गया है जेल। इसका सबसे सामान्य उदाहरण है, घर में हम दही जमाते हैं तो दही ठोस में द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। ऐसे मार्केट में जितने भी जैम, जेली मिलते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो ठोस में द्रव का कोलाइडी विलयन ये कहलाएगा जेल, और जेल का जो उदाहरण हो गया दही हो गया, जैम हो गया, जेली हो गया। और ये भी एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछा गया है। अंत में हम लोग देखेंगे ठोस में ठोस का कोलाइडी विलयन। तो इसको एक नाम दिया गया है ठोस सॉल, सॉलिड सॉल, और इसका उदाहरण है रंगीन कांच। वैसे जितने भी कीमती पत्थर होते हैं जिनको हम माणिक्य कहते हैं, जैसे हीरा हुआ, नीलम, पुखराज, ये सब ठोस में ठोस के कोलाइडी विलयन होते हैं, अर्थात ठोस सॉल होते हैं। तो ये जितना भी हम लोगों ने देखा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारे कॉम्बिनेशन
जो हमने कोलाइडी तंत्र का नाम देखा, ये सीधे सीधे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं और अनेकों बार यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बने हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जो वर्गीकरण देखेंगे, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बलों के आधार पर वर्गीकरण। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर कोलाइडी विलयनों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा है द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइडों में परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के मध्य एक निश्चित आकर्षण बल क्रियाशील होता है। ऐसे कोलाइडी विलयनों को हम परिक्षेपण माध्यम में सीधे सीधे परिक्षिप्त प्रावस्था को यदि घोल दें तो कोलाइडी विलयन बन जाता है, अर्थात परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आते ही परिक्षिप्त प्रावस्था उसके साथ कोलाइडी विलयन बना लेती है। उदाहरण के लिए गोंद हुआ, स्टार्च हुआ, इनका जो जल में कोलाइडी विलयन होता है, ये द्रव स्नेही कोलाइडों का उदाहरण है। अब यहां हम आगे पढ़ेंगे कोलाइडों के गुण। उसमें एक है स्कंदन। यदि किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिला दी जाती है तो वह अवक्षेप में परिवर्तित हो जाता है, वो कोलाइडी तंत्र टूट जाता है। इस क्रिया को हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, इसको स्कंदन कहा जाता है। तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों की विशेषता है कि इनका विद्युत अपघट्यों के द्वारा स्कंदन नहीं होता है, और किसी कारण से अगर स्कंदन हो भी जाए तो उसको फिर से घोल दीजिए, तुरंत कोलाइडी विलयन बन जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा द्रव स्नेही कोलाइड। यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम के साथ एक निश्चित आकर्षण बल को प्रदर्शित करते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आते ही कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, और यहाँ द्रव स्नेही कोलाइडों का विद्युत अपघट्यों के द्वारा स्कंदन नहीं होता है। नेक्स्ट द्रव विरोधी कोलाइड। यहां परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के मध्य किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल क्रियाशील नहीं होता है, और ना ही परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आते ही कोलाइडी विलयन बनाते हैं। इन कोलाइडों को विशिष्ट विधियों के द्वारा बनाया जाता है। उदाहरण के लिए गोल्ड सॉल। गोल्ड सॉल बनाने के लिए हम सोने के दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। सोने का दो तार हो गया, उसका इलेक्ट्रोड बना लिए, और उसको हम विलायक माध्यम में डुबो देते हैं, और इन इलेक्ट्रोडों को उच्च विभव की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। तो यहां जो इलेक्ट्रोडों के मध्य स्पार्क होता है, उससे गोल्ड सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, और वाष्प फिर परिक्षेपण माध्यम में छोटे छोटे कोलाइडी आकार के कणों में संघनित हो जाती है। तो इस प्रकार जल में गोल्ड का कोलाइडी विलयन बनता है। कहने का तात्पर्य है कि द्रव विरोधी कोलाइडों को विशेष विधियों के द्वारा बनाया जाता है। सीधे परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के संपर्क में लाने पर कोलाइडी विलयन नहीं बनता है। और जो सबसे बड़ी विशेषता है कि द्रव विरोधी कोलाइडों का विद्युत अपघट्यों के द्वारा स्कंदन हो जाता है, और एक बार वो स्कंदित हो गए तो दोबारा कोलाइडी तंत्र बनाने के लिए फिर से हमें उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। यहां से एक और प्रश्न बनता है, द्रव विरोधी कोलाइड और द्रव स्नेही कोलाइडों में अंतर। तो अभी जो हम लोगों ने दोनों की परिभाषाएं देखी, उसमें जो भी अंतर उनमें देखा उसको अंतर के रूप में दिया जा सकता है। जैसे द्रव स्नेही कोलाइडों में परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त प्रावस्था के मध्य एक निश्चित आकर्षण बल को प्रदर्शित करता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड में परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के मध्य किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं होता है। दूसरा जो इनकी बनाने की विधि है वो भी हम अंतर के रूप में दे सकते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइडों में परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आते ही कोलाइडी विलयन बना लेता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइडों को बनाने की विशिष्ट विधियां होती हैं। सीधे संपर्क विधि से कोलाइडी विलयन
नहीं बनाया जा सकता है। तीसरा अंतर हम लोगों ने देखा कि द्रव स्नेही कोलाइडों का विद्युत अपघट्यों के द्वारा स्कंदन नहीं होता है, और अगर स्कंदन हो भी जाए तो फिर से घोल देने पे कोलाइडी विलयन बन जाता है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइडों का विद्युत अपघट्यों के द्वारा स्कंदन हो जाता है, और एक बार स्कंदन हो गया तो पुनः उन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये जो गुण है, इस आधार पर एक और अंतर दिया जा सकता है। द्रव स्नेही कोलाइड स्कंदित होने के बाद पुनः प्राप्त हो जाते हैं तो उनको हम कहेंगे उत्क्रमणीय तंत्र, और द्रव विरोधी कोलाइड अगर एक बार स्कंदित हो गए उनको दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते तो वो क्या कहलाएंगे? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय तंत्र। तो एक और यहां दिया जा सकता है आवेश, विद्युत आवेश। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोलाइडी कण आवेशित होते हैं, इनमें या तो धन आवेश होता है या तो ऋण आवेश होता है, कभी कभी उदासीन भी हो सकते हैं। ये जो द्रव स्नेही कोलाइडी कण होते हैं, इन पर अत्यंत सूक्ष्म आवेश होता है, या फिर ये आवेशहीन भी हो सकते हैं, उदासीन भी हो सकते हैं। लेकिन द्रव विरोधी कोलाइडी कणों पर प्रबल आवेश होता है, या तो धन आवेश होगा या तो ऋण आवेश होगा, ये उदासीन नहीं होते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ अंतर हैं जो प्रश्न के रूप में दिए जा सकते हैं। 2 नंबर के प्रश्न में कोई 2 अंतर लिखना होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज कोलाइडों का वर्गीकरण देखा, भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण और आकर्षण बलों के आधार पर वर्गीकरण, और ये सब इंपॉर्टेंट है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बन सकता है और सैद्धांतिक प्रश्न भी बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में